गुप्ता परिवार के मुखिया सुधाकर जी को हमेशा लगता था कि उन्हें एक बेटी होनी चाहिए। भगवान ने उनकी ये इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन भगवान की दया से उन्हें 2 बेटे हैं, ओमकार और किरण। ओमकार की शादी होकर 4 साल गुजर गए थे। उनकी बड़ी बहू प्रणीता कामकाज में एकदम निपुण थी और घर में बेटी न होने के कारण सभी घर वालों की बड़ी लाडली थी। घर में कोई भी चीज आती तो सबसे पहले प्रणीता को दी जाती थी। अब ऐसे परिवार में अगले 1 महीने में एंट्री होने वाली है किरण की गर्लफ्रेंड सारिका की, क्योंकि उनके 4-5 साल का रिश्ता अब जाकर घर वालों ने स्वीकार किया था और अगले महीने उनकी शादी थी। घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ गया था। बहू, ओ बड़ी बहू, ये देखो मेरे मायके से हम सबके लिए कितने सारे तोहफे आए हैं। सच में माँ जी? मामा जी और मामी जी ने कितना कुछ भेजा है। हाँ, और तुमने ये डिजाइनर साड़ियां देखी? उनकी खुद की फैक्ट्री से चुनकर भेजी हुई लग रही है। पूरी 3 साड़ियां हैं। मैं ऐसी साड़ियां नहीं पहनती, मुझ पर ये साड़ियां अच्छी भी नहीं लगेगी। एक काम करो, तुम ही रख लो। मेरी प्यारी बहू इन साड़ियों में और भी ज्यादा प्यारी लगेगी। माँ जी, आप भी ना मेरी तारीफ करने का एक मौका नहीं छोड़ती, लेकिन ये 3-3 साड़ियां मैं नहीं रख सकती। इनमें से एक मैं लूंगी और बाकी तो आप मेरी देवरानी को दे देना। वो तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, ऊपर से नई नवेली दुल्हन है। 2-4 जगह पर जाएगी तो हमारे घर की नई बहू जचनी भी तो चाहिए। तुम्हारा यही स्वभाव ना मुझे बड़ा पसंद है बहू, लेकिन फिर भी ये सारी साड़ियां तुम रखो। तुम्हारी देवरानी का क्या है, वो तो नई नवेली दुल्हन है, उससे हर एक रस्म की कितनी साड़ी आएगी। ऊपर से मुंह दिखाए की रस्म में भी है। इस बार ये सारी साड़ियां तुम ले लो, आगे से तुम्हारे हर एक तोहफे में चीजों में बंटवारा होगा। इस घर की दूसरी बेटी जो आ रही है, इस घर में आने वाली दूसरी बेटी मेरी भी तो बहन है, मैं उसे हर एक चीज दूंगी। उसके हिस्से का तो उसे मिलेगा ही, लेकिन अगर उसे चाहिए तो मेरे हिस्से का भी दे दूंगी। बहू तुम ना कमाल हो, तुम हमारे घर में हो इसीलिए घर की शांति बनी है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ हर घर में तुम्हारे जैसी बहू हो। माँ जी, एक अच्छी बहू घर में होना ये भाग्य है, लेकिन एक लड़की को अच्छा परिवार ससुराल मिलना सौभाग्य है। और मैं किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसे लोग और इतना प्यारा ससुराल मिला है। शाम के चाय के वक्त सास बहू के बीच में ढेर सारी बातें हुई, और ये सिर्फ आज का नहीं था। हमेशा चाय की चुस्कियों के साथ गुप्ता परिवार में सास बहू की ढेर सारी बातें होती थी, क्योंकि गुप्ता परिवार की बहू प्रणीता ही थी इतनी प्यारी। शारदा को अपनी बहू में अपनी एक खास सहेली झलकती थी। ऐसे ही हंसी मजाक के साथ महीना बीत गया। बड़े ही धूमधाम से गुप्ता परिवार का छोटा बेटा किरण, उसकी शादी सारिका से हो गई। अब सारिका को घर में आए हुए महीना बीत गया था। दोपहर के सारे काम निपटाकर सारिका और प्रणीता अपने कमरे में आराम कर रही थी। तब बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू, इधर आओ। क्या हुआ माँ जी? और ये क्या, आज आप मार्केट से जल्दी आ गई? हाँ, ये क्या, आपके हाथों में इतने सारे कंगन, वो भी इतने प्यारे? अरे वो मैं बड़े मार्केट गई थी ना, कुछ और काम से गई थी, लेकिन जैसे ही मार्केट पहुंची तो मेरी नजर इन चूड़ियों पर पड़ गई। फिर क्या, 1, 2, 3, 4 करते करते 10-12 चूड़ियां खरीदी ली। इन चूड़ियों में मेरा इतना जी अटक गया कि कौन से काम से मार्केट आई थी वही भूल गई। हम औरतों का साज श्रृंगार से गहरा नाता है। साज श्रृंगार के आगे हमें हर काम फीका लगने लगता है। ऊपर से ये चूड़ियां इतनी प्यारी है कि कोई भी औरत इन पर ठहरी जाएगी। हाँ दीदी, ये गुलाबी रंग तो देखो, और उसके ऊपर ये डिजाइन। मुझे तो लग रहा है कब त्योहार आएगा और मैं इन चूड़ियों को अपने हाथों में पहनूंगी। वो बड़ी बहू, तुम भी देखो ना चूड़ियां, इसमें से जो तुम्हें पसंद आए वो तुम ले लो, जो सारिका को पसंद आए वो सारिका ले ले। हाँ दीदी, आओ ना। माँ जी, पहले सारिका को पसंद कर लेने दो। सारिका, पहले तुम पसंद कर लो, बाद में जो बच जाएगी वो मैं ले लूंगी। आप सच में बहुत अच्छी हो दीदी। मुझे तो सारी चूड़ियां पसंद है, लेकिन फिर भी इसमें से आपको जो चाहिए वो आप ले लो, बची हुई मैं ले लूंगी। बाकी घरों में देवरानी जेठानी एक दूसरे से चीजों के लिए झगड़ती है, और हमारे घर में देखो देवरानी जेठानी के बीच में इतना प्यार है कि ये एक दूसरे को अपनी चीजें देने के लिए भी तैयार है। एक आदमी को इससे ज्यादा क्या ही चाहिए होता है। बस अपने परिवार में सदा शांति बनी रहे, सब एक दूसरे के साथ खुशी से रहे। हमने देखा है, सुना है, औरतें बिना लड़े एक साथ नहीं रह सकती, फिर चाहे वो सगी बहनें ही क्यों ना हो। लेकिन गुप्ता परिवार में कुछ अलग ही माहौल था। जब घर में प्रणीता अकेली बहू थी तब भी घर में सब कुछ कुशल मंगल ही था। लगा था देवरानी आएगी तो घर में अनबन शुरू होगी, लेकिन नहीं, बहू के मामले में ये गुप्ता परिवार बड़ा ही भाग्यशाली था।
बड़ी बहू समझदार तो थी ही, लेकिन छोटी बहू भी उन्हें वैसी ही मिली। इसलिए घर में दो औरतें एक साथ रहते हुए भी उनमें लड़ाई नहीं थी। लेकिन ऐसा हरा भरा हंसता खेलता परिवार लोगों से देखा थोड़ी ना जाता है। ऐसे ही खुशी से कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रणीता की बुआ तारा कुछ दिनों के लिए प्रणीता के ससुराल रहने आती है। प्रणीता, ओ प्रणीता बेटा। बुआ जी आप कब आई? और ये क्या, स्टेशन से यहाँ तक अकेले क्यों आई? फोन कर देती, मैं इनको लेने भेज देती। अरे स्टेशन कहाँ, ज्यादा दूर है, यहाँ पास ही में तो है। वैसे भी मैं यहाँ तेरी खबर लेने आई हूँ। महलों की रानी क्या हो गई, तुम तो अपनी इस बुआ को भूल ही गई है। ना कोई फोन, ना कभी आती जाती हो। शादी क्या हो गई, तुम तो अपनी बुआ को भूल ही गई। बचपन में हर छुट्टियों में अपने बुआ के घर आया करती थी, और अब देखो मिलने भी नहीं आती। क्या करूं बुआ जी, आप लोगों ने मुझे इतना प्यारा घर ढूंढ कर दिया है। मैं तो अपने ससुराल में जैसे खोई गई हूँ। 6-6 महीने तो मैं अपने मायके भी नहीं जाती। आप लोगों की मुझे याद तो बहुत आती है, लेकिन क्या करूं, इस घर से मेरा पैर निकलता ही नहीं। अच्छा है बेटा, बेटियां तो ससुराल में ही शोभा देती है। तुम अपने ससुराल में खो गई हो, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। तुम्हें वक्त नहीं मिलता हम लोगों से मिलने आने के लिए, इसलिए मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। ऊपर से तुम्हारा जन्मदिन भी आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही चली आती हूँ तुम्हें मिलने। अच्छा क्या बहन जी जो आप आ गई। मैं बड़ी बहू को कितनी बार कहती हूँ कभी कभी अपने मायके जाकर सबसे मिल आया कर, लेकिन यह है हर वक्त हमारे बारे में सोचती रहती है। ये नहीं रहेगी तो हमारा कैसा होगा, हमारे सब काम सही से होंगे या नहीं। अरे कभी कभी मैं जोर जबरदस्ती करके इसे भेज भी दूं ना, तो सुबह जाती है शाम तक लौट आती है। सच में प्रणीता है, इसीलिए हमारे घर में सब कुशल मंगल है। और भगवान की दया से अब इसकी देवरानी किरण की पत्नी सारिका भी बिल्कुल अपनी जेठानी की ही परछाई है। अच्छा है। प्रणीता ये लो, जोधपुर से मैं तुम्हारे लिए ये शॉल लाई हूँ, और मेरे इस बक्से में तुम्हारे लिए ढेर सारी चीजें हैं। मुझे जो जो पसंद आया तुम्हारे लिए सब खरीद कर ले आई। देखो तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। बुआ जी इन सारी चीजों की क्या जरूरत थी। मेरे जन्मदिन पर इन सारे गिफ्ट से ज्यादा मेरे लिए मायने रखता है आपका आशीर्वाद। अरे पगली, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है, लेकिन तुम मेरी अकेली भतीजी हो। मैं तुम्हारे लिए 2-4 तोहफे नहीं ला सकती क्या? ला सकती हो, लेकिन मैं अकेली आपकी भतीजी नहीं हूँ। मेरी देवरानी सारिका मेरी बहन है, और इस रिश्ते से अब आपको 2 भतीजी है। और हमारे घर में जो भी तोहफे आते हैं उनका बंटवारा होता है। आधा हिस्सा मेरा, आधा हिस्सा इसका। फिर चाहे घर में कुछ भी क्यों ना आए, तोहफे हो या हमने खरीदी हुई कोई भी चीज। अरे नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब आपके लिए, आप ही रखिए। दीदी कहती हो और दीदी की एक बात नहीं मानती। चलो जल्दी इसमें से तुम्हें जो जो पसंद है पहले तुम ले लो, बाद में बचा हुआ मैं लूंगी। प्रणीता और सारिका के बीच में बहुत प्यार था, और यही प्यार देखकर तारा जी की आंखें बड़ी बड़ी होने लगी थी। तारा ने जो कुछ भी लाया था उसमें से आधा प्रणीता ने सारिका को दे दिया, जो तारा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब तारा को आए 2-4 दिन हो गए थे। खाने पीने की चीज हो या पहनने की हर चीज प्रणीता खुद से पहले सारिका के बारे में सोचती थी, और यही बात तारा को खटक रही थी। ऐसे ही एक दिन दोपहर के वक्त। प्रणीता आराम कर रही हो क्या बेटा? नहीं बुआ जी, बस वो ऐसे ही। आप बताओ ना, क्या कुछ काम था क्या? अरे नहीं, कुछ काम नहीं था, बस वो दोपहर के वक्त ना मुझे नींद नहीं आती, आदत नहीं है ना, तो सोचा क्यों ना तुमसे 2-4 बातें हो जाए। क्यों नहीं बुआ जी, आइए ना बैठिए। प्रणीता बेटा, तुम्हारी शादी होकर कई साल गुजर गए, लेकिन घर गृहस्थी अक्कल तुम्हें अब तक नहीं आई। कल की आई तुम्हारी देवरानी को देखो कैसे अपने पति के आगे पीछे मंडराती रहती है। बुआ जी तो क्या हुआ, उनकी नई नई शादी हुई है, और शुरू में ऐसा ही होता है। एक बार रिश्ता पुराना हो जाए फिर पति और पत्नी दोनों के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती है कि एक दूसरे के लिए मुश्किल से वक्त मिलता है। तो और तेरी बड़ी बड़ी बातें, तुझे क्या लगता है तू ज्यादा समझदार बनेगी, ज्यादा काम करेगी, अपने हिस्से का सब कुछ अपनी देवरानी को देगी तो तेरे घर वाले तुझे देवी बनाकर रखेंगे? अरे नहीं मूर्ख, बेवकूफ बन रही है तू। जो तेरा है वो तू अपनी देवरानी के साथ बांट देती है, और वो महारानी आए दिन से देख रही हूँ, उसका पति उसके लिए कुछ भी लाता है तो अपने कमरे में छुपा कर रखती है, तुझे नहीं देती कुछ भी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारिका मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। बुआ जी, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। जिस दिन आप आई थी ना, उसी दिन मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में हर चीज का बराबरी में बंटवारा होता है।
होता है ना बंटवारा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तेरे तोहफे की, तेरी चीजों का। यहाँ ज्यादा काम तू करती है और ज्यादा चीजें, तोहफे, ज्यादा प्यार तेरी देवरानी को मिलता है, जबकि तुझे ठानी है, तुझे सब कुछ ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हारे घर में तो उल्टी गंगा बहती है। खैर कोई कर भी क्या सकता है, तुझे ही पड़ी नहीं तो। बुआ जी, जो कुछ भी आप कह रही हो ना, अगर सच होगा तो मुझे ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। सच होगा तो क्या मतलब, मैंने जो कुछ देखा वही तो बोल रही हूँ, और यही सच्चाई है। इन लोगों ने तेरे आंखों पर अपने प्यार की, झूठे प्यार की पट्टी बांध दी है, इसलिए तुझे उनके खेल दिखाई नहीं देते। ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे थे। अब मैं दिखाऊंगी इन्हें ये प्रणीता क्या चीज है। हंसते खिलते परिवार में तारा ने आग लगा दी थी। प्रणीता अपने परिवार वालों के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थी, लेकिन वहीं परिवार वाले उसकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, ऐसा बताकर तारा ने प्रणीता को भड़का दिया था। अपनी बुआ की बातों में आकर प्रणीता इतनी भड़क गई थी कि लगता है अब प्रणीता के मन की इस आग की चिंगारियां गुप्ता परिवार की शांति को तहस नहस करके ही मानेगी। अगले दिन सुबह, बड़ी बहू, छोटी बहू, आज ये नाश्ता बनाना रहने दो। ये देखो, खास हमारे लिए रामू हलवाई के पास से गर्मा गर्म समोसे और कचौरी आई हैं। जल्दी आओ भाई, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। क्या खुशबू है। ये गर्मा गर्म समोसे और कचौरियां देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। इतनी भी क्या जल्दी है, इंसान को जिंदगी में थोड़ा इंतजार तो करना ही चाहिए। पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ, बाद में बच गया तो तुम खा लेना। जिठानी हूं मैं, इतना हक तो बनता है मेरा। बड़ी बहू, ये क्या तरीका हुआ बात करने का। इतने सारे समोसे और कचौरियां हैं, इतने सारे अकेले थोड़ी ना खाने वाली हो, और फिर भी कम पड़ गया तो मैं और मंगवा लूंगी। ठीक है, ये सारे मैं ले लेती हूँ। मंगवाने होंगे तो अपनी लाडली बहू के लिए और मंगवा लीजिए। अरे लेकिन बहू, माँ जी जाने दीजिए ना, मैंने खाए और दीदी ने खाए, क्या एक ही तो है। वैसे भी मुझे समोसे और कचौरी ज्यादा पसंद नहीं है। प्रणीता सारे के सारे समोसे और कचौरियां अपने कमरे में लेकर जाती है, किसी को एक भी खाने नहीं देती। लेकिन प्रणीता का ये अचानक बदला हुआ व्यवहार और उसका कारण घर में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही अगले कई दिन चलता रहा। हर चीज में समझौते करने वाली प्रणीता अचानक जेठानी का रौब झाड़ने लगी थी। शारदा ने प्रणीता से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन प्रणीता थी न बात करने के लिए तैयार थी, न ही उसके अंदर आए हुए बदलाव की वजह बताने के लिए तैयार थी। तारा बुआ चली गई, लेकिन जाते जाते अपनी भतीजी को ऐसा भड़का कर गई कि प्रणीता को हर कोई गलत दिखने लगा था। सबके बारे में सोचने वाली प्रणीता अब सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोच रही थी। अब घर में कपड़े आए, तोहफे आए या फिर कोई भी वस्तु आए, उस पर सबसे पहला हक प्रणीता जमाने लगी थी और हमेशा एक ही बात कहती थी, मैं जेठानी हूं तेरी, इसलिए मैं ज्यादा लूंगी। शुरू में सारिका ने काफी समझदारी दिखाई। उसे लगा 1-2 दिन में प्रणीता का ये जेठानी वाला रौब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही महीना बीत गया। प्रणीता के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा अब प्रणीता जेठानी हूं इस बात का फायदा उठाकर ज्यादा चीज खुद लेती थी और ज्यादा काम सारिका से करवाती थी। कुछ दिन ऐसे ही चलने के बाद सारिका प्रणीता के व्यवहार को बदलने के लिए अपना दिमाग चलाती है। अगले दिन सुबह, प्रणीता, सारिका, माँ जल्दी इधर आओ, ये देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या लाया है। वाह, कितने सुंदर सुंदर पर्स है। लेकिन बेटा इसकी क्या जरूरत थी, पहले ही हमारे पास कितनी सारी पर्स है। तो क्या हुआ माँ, बिजनेस में मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो गया, इसलिए मैं आप लोगों के लिए पर्स और बाकी चीजें लेकर आया। सच में पर्स तो बहुत सुंदर है। ऐसा कहते प्रणीता 2-4 पर्स अपने हाथ में उठा लेती है। अरे प्रणीता रुको, ये सारी पर्स और बाकी सारी चीजें मैंने तुम सबके लिए लाई है। चीजें समेटने की इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे हिस्से का भी खुद ले लेते हैं। वैसे भी मैं जिठानी हूं, इन सारी चीजों पर सबसे पहला हक मेरा है। मैं जिठानी हूं तो मैं ज्यादा लूंगी, बाद में जो कुछ भी बच जाएगा सारिका तुम ले लेना। दीदी, आपको इसमें से जो कुछ चाहिए वो आप रख लो, वैसे भी आप मेरी जेठानी हो। और हाँ, जिस तरह से चीजों का बंटवारा हो रहा है उसी तरह से हम काम भी बांट लेते हैं। आप जेठानी हो, आपको सब कुछ ज्यादा मिलना चाहिए, फिर चाहे चीजें हो या काम। हाँ छोटी बहू, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। तो क्या हुआ, कर लूंगी मैं 2-4 काम ज्यादा, ऐसे भी घर में काम ही कितने होता है। प्रणीता को सबक सिखाने के लिए अगले ही दिन शारदा घर का साफ सफाई का काम निकालती है और इस बार जेठानी होने के नाते प्रणीता को ज्यादा काम मिलता है। बेचारी दिन भर काम करते करते थक जाती है और बस ये एक दिन का नहीं था, अब तो हर रोज घर में कुछ न कुछ नया काम निकाला ही जा रहा था। घर के सारे काम करो और बाद में वो ज्यादा काम भी करो। ज्यादा काम करते करते प्रणीता की कमर टूट गई थी। अगले कुछ ही दिनों में ज्यादा काम करके प्रणीता पक गई थी।
पता नहीं किस मुहूर्त पर मेरी बुआ इस घर में आई, उन्होंने मुझे उल्टी सीधी पट्टी क्या पढ़ा दी। मैं तो उनकी बातों में ही आ गई। पहले ही मुझे सब कुछ मिल रहा था, लेकिन ज्यादा चीजें लेने के चक्कर में अब मुझे ज्यादा काम भी करना पड़ रहा है। भगवान क्या मुसीबत है। प्रणीता खुद से बड़बड़ा रही थी तभी, दीदी ये देखिए त्योहार आने वाले हैं तो पार्लर जाने के लिए पापा जी ने हमें ये पैसे दिए हैं। ये 5,000 आप रखिए, 3,000 मैं रखती हूँ। क्यों, तुम्हें कम क्यों, मुझे ज्यादा क्यों? ये क्या बात हुई दीदी, आप जेठानी हो, आपको तो ज्यादा लेना चाहिए। वैसे भी त्योहार में कितने काम होते हैं, अगर हम बराबरी में पैसे लेंगे तो मुझे बराबरी में काम करना पड़ेगा, वो मुझसे नहीं होगा। अरे क्या जेठानी क्या देवरानी वो सब तो मैं मजाक कर रही थी। तुम तो मेरी बहन हो, जो कुछ भी है हमें बराबरी में मिलना चाहिए। पैसे हो, चीजें हो, तोहफे हो या फिर काम है, ऐसा कोई लिखा थोड़ी ना है कि जेठानी है तो उसे ज्यादा मिलना चाहिए। मुझे चीजें कम मिलेगी तो भी चलेगा, तुम्हें लेना हो तो ज्यादा तुम ले लो। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया है। अब मुझे चीजें भी नहीं चाहिए, तोहफे भी नहीं चाहिए और काम भी नहीं चाहिए। प्रणीता खुद की बातों में ही उलझ गई थी। वो क्या बोल रही थी उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसकी हालत देखकर शारदा और सारिका की हंसी नहीं रुक रही थी। मम्मी पापा चलो ना आज मूवी देखने चलते हैं। लो कर लो बात, इसे मूवी देखने की पड़ी है। हाँ तो क्या हुआ? अरे तेरी अब शादी की उम्र हो गई है, उसके बारे में सोच। क्या शादी? ना बाबा ना, शादी तो बर्बादी है, खो जाती आज़ादी है। तेरी माँ सही कह रही है बेटा, तू 24 की हो गई है, लोग बातें बनाना शुरू करे उससे पहले शादी कर ले। उफ़ो पापा आप भी ना। हाँ बेटा, ये दिन तो एक दिन आना ही था। मैंने किसी से बात करी है, वो आज शाम को तुझे देखने आ रहे हैं। ये सुनकर प्रीति हैरान रह गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए इतने सीरियस हैं। शाम हुई और नीरज अपनी माँ हीरा और बहन वाणी के साथ प्रीति को देखने आया। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है और सुशील भी है, घर का सारा काम जानती है। नीरज बेटा, आप लोगों को अकेले में बात करनी है तो कर लो। नहीं अंकल, इट्स ओके, मुझे प्रीति पसंद है। ये सुनकर सब खुश हो गए। प्रीति ने भी नीरज के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो बहुत डिसेंट लड़का था और उसका परिवार भी अच्छा था। प्रीति और नीरज का रिश्ता पक्का हो गया। मीरा और वाणी अपने परिवार की तारीफों के पुल बांधते हुए लौट गए। प्रीति के माता पिता बहुत खुश थे और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन मीरा की फ़ोन कॉल्स ने धीरे धीरे सबकी नाक में दम करना शुरू कर दिया। देखो हमारी बेटी कितनी भाग्यशाली है, नीरज और उसका परिवार कितना अच्छा है। अरे मम्मी थोड़ा आराम करो, आप दोनों तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे लॉटरी लग गई है। हाँ बेटा, तू ही तो हमारी लॉटरी है, तेरी शादी से बड़ा खुशी का मौका और क्या होगा। ठीक है, लेकिन पापा ये मत भूलना कि मैं अभी भी आज़ाद पंछी हूँ। शादी की बात पकड़कर पिंजरे में मत डाल देना। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। तभी मीरा का पहला फ़ोन आता है। शिवानी जी, हमने सोचा है कि शादी बैंक्वेट हॉल में होनी चाहिए। ये आजकल का ट्रेंड है। पुराने ज़माने की तरह घर में या मैरिज हॉल में करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। अरे बैंक्वेट हॉल, पर हमारे यहाँ तो घर में ही शादी होती है। देखिए, शादी में नाम भी तो देखना पड़ता है। नीरज हमारा इकलौता बेटा है, उसकी शादी यादगार होनी चाहिए। और फिर प्रीति भी तो आपकी इकलौती ही बेटी है, फिर कंजूसी कैसी। ठीक है, आप फिक्र मत करिए, आप जैसा कह रही हैं हम वैसा ही कर देंगे। शिवानी फ़ोन रखती है और प्रदीप से कहती है, मीरा जी कह रही हैं कि शादी बैंक्वेट हॉल में होनी चाहिए। क्या? ये अचानक क्यों? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? उनकी ये बातें प्रीति सुन लेती है और कहती है, मम्मी आप मना कर दो, इसमें तो बहुत पैसा लगेगा। अरे बेटा, तू मेरी इकलौती बेटी है, तेरी शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये सब मत सोच, बस खुश रह। ठीक है पापा, जैसा आप कहो। प्रदीप जैसे तैसे बैंक्वेट हॉल का भी इंतज़ाम कर लेता है। 2 दिन बाद शादी की तैयारियों के बीच मीरा का एक और फ़ोन आता है। प्रदीप जी, शादी में खाने का खास ध्यान रखना, अलग अलग पकवान हो और मिठाइयाँ बढ़िया होनी चाहिए। मीरा जी, हमने सब तय कर लिया है, हलवाई को लिस्ट दे दी है। अरे लेकिन हमारी तरफ से भी कुछ डिशेस होनी चाहिए ना। हलवाई को बोलिए कि लिस्ट बदल दे। और हाँ, सभी रिश्तेदारों के लिए एक एक जोड़ी कपड़े भी बनवा दीजिए, हमारे यहाँ की रस्म है। ठीक है समधन जी, जैसा आप कहें। प्रदीप फ़ोन रखता है और शिवानी को पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर शिवानी का खून खौल जाता है। इन लोगों की फरमाइशें ख़त्म क्यों नहीं हो रही? शिवानी, हमारी बेटी की शादी है, थोड़ा सहन कर लो, सब ठीक होगा।
मेरी शादी आप लोगों के लिए खुशी से ज़्यादा बोझ बन गई है। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत सोच, सब ठीक है। समय गुजरा और शादी का दिन आ गया। हर कोई सज धज कर तैयार था, लेकिन पवित्र फेरे शुरू होने से पहले मीरा ने एक और बम गिरा दिया। शिवानी जी, प्रदीप जी, आप दोनों बाहर चले जाइए। हमारे यहाँ लड़की के माता पिता फेरे नहीं देखते। क्या? ये कैसी परंपरा है? हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना। देखिए, हमारी परंपराएं अलग है। कृपया बाहर चले जाइए। फेरे खत्म होने के बाद आप आ जाइएगा। मम्मी पापा को बाहर क्यों भेज रहे हैं? ये सही नहीं है। प्रीति, ये हमारे रीति रिवाज हैं, इनका पालन करना होगा। शिवानी चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए। क्या ये सब ठीक है? ये परंपरा है या फिर आपकी माँ की जिद है? प्रीति, अब मैं बीच में क्या कहूँ, फालतू का तमाशा बनेगा, जाने दो। शिवानी और प्रदीप शादी के मंडप के बाहर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। प्रदीप, क्या ये सही है? मतलब हम अपनी सारी रस्में छोड़ दें और सिर्फ उनकी माने? हमारी भी तो कुछ परंपराएं हैं। शिवानी, मैंने कहा ना, शादी है। ये समय बहस करने का नहीं, खुशी मनाने का है। खुशी? बेटी के फेरे देखने का सपना हर माँ बाप का होता है और हमसे कह दिया कि बाहर खड़े रहो। ये कोई तरीका है क्या? सपने टूट भी जाते हैं शिवानी, लेकिन बेटी की शादी में कोई रुकावट ना आए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब तुम कह रहे हो कि उनके हिसाब से सब चले? हमारे अधिकारों का क्या? हमारे सपनों का क्या? हमारा अधिकार है कि हम अपनी बेटी को खुश देख सकें, बाकी सब बातें बाद में। ठीक है प्रदीप, पर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं लग रहा, पर प्रीति की खुशी के लिए सब सहना होगा। वो लोग 1 घंटा बाहर ही बैठे रहे और फेरे पूरे होने के बाद अंदर पहुंचे। शादी होने के बाद विदाई का समय आ गया। प्रीति, अपना ध्यान रखना। अब वही तुम्हारा घर है, अच्छे से रहना, खुद भी खुश रहना और बाकी सबको भी खुश रखना। मम्मी पापा, मुझे यूँ अकेला मत छोड़ो। कैसे रहूँगी मैं आपके बिना? अरे बेटा, ससुराल जाना तो हर लड़की का सपना होता है। अब तू सपना जीने जा रही है। पापा, सपना कैसा? ये तो बुरा सपना लग रहा है। प्रीति, अब बस करो, चलने का वक्त हो रहा है। प्रीति को गाड़ी में बिठाया जाता है। शिवानी और प्रदीप रोते हुए हाथ हिलाते हैं। आखिरकार प्रीति अपने ससुराल पहुंचती है। आओ बहू, गृह प्रवेश करो। पहला कदम दाहिने पैर से रखना। हाँ भाभी, देखो कहीं पैर उल्टा ना पड़ जाए। जी, बिल्कुल ध्यान रखूंगी। चलो अब अंदर आ जाओ, बहुत थक गई होगी ना, आराम करो। प्रीति थोड़ी देर आराम करती है और फिर उसकी पहली रसोई का समय आता है। प्रीति, पहली रसोई में कचौड़ी पकौड़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मीठा बना दो। जी मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। काजू वाली खीर बनाना भाभी। ठीक है। प्रीति खीर बनाती है। सभी रिश्तेदार खीर खाते हैं। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट खीर, लगता है बहू तुम्हारे हाथ में जादू है। अरे सीधे मास्टर शेफ से आ रही हो क्या बहू? हाँ, बहू ने तो मान रख लिया, अब ऐसे ही सबका ध्यान रखना। फिर प्रीति अंदर जाकर नीरज से बात करती है। नीरज, तुम्हारा घर सच में बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं। बस अब तुम भी यहाँ खुश रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन मीरा प्रीति से कहती है, प्रीति, कल एक छोटी सी पूजा रखी है, बस तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? कैसी पूजा मम्मी जी? अरे ये शादी के बाद की पूजा होती है। और हाँ, पंडित जी को ना एक सोने की चेन देनी होगी, ये हमारी परंपरा है, वो तुम्हारे मायके से आनी चाहिए। सोने की चेन? मम्मी जी, लेकिन देखो, हमारी रस्में तो माननी पड़ेंगी ना बेटा। हाँ, तुम फ़ोन करके मांग लो या फिर खुद जाकर ले आओ। प्रीति फ़ोन करके अपनी माँ से बात करती है। मम्मी, मेरी सास कह रही हैं कि एक सोने की चेन चाहिए पूजा के लिए, आप भेज सकती हैं क्या? सोने की चेन? पर हमने तो सारी रस्में पूरी कर दी थी, ये कैसी पूजा है बेटा? मुझे नहीं पता मम्मी, अब मैं क्या बोलूँ इनसे? ठीक है, तो आ जा बेटा। प्रीति अपने मायके जाकर चेन लेकर ससुराल लौटती है, पर मन ही मन वो बहुत दुखी होती है। क्या ये सही हो रहा है? मम्मी पापा के लिए ये सब करना कितना मुश्किल होगा। वो घर लौटती है और पूजा भी अच्छे से निपट जाती है। चलो, ये पूजा वूजा तो ख़त्म हुई, अब शायद सासू माँ कुछ और नहीं मांगेंगी, कम से कम अब तो मैं चैन से जी सकूंगी। लेकिन 2 दिन बाद सुबह के समय मीरा फिर से प्रीति से कहती है,
प्रीति बहू, इधर तो आओ ज़रा। जी मम्मी जी, बुलाया आपने? हाँ देखो, परसों ना रिश्तेदारी में शादी है, वहाँ हमें 2 जोड़ी टक्सीडो गिफ्ट में देना है। एक तो मैंने मंगवा लिया है, लेकिन दूसरा तुम्हारे मायके से आ जाए तो अच्छा रहेगा। मायके से? मम्मी जी, शादी का गिफ्ट हमारे घर से क्यों? अरे बहू, ये हमारी परंपरा है, बहू के मायके से गिफ्ट आना चाहिए। बस तुम फ़ोन करके मंगा लो। जी मम्मी जी, मैं कह देती हूँ। प्रीति अपने कमरे में जाकर फ़ोन मिलाती है। शिवानी फ़ोन उठाती है। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, सब ठीक है ना? मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल बेटा, क्या बात है? मम्मी, मेरी सास ने कहा है कि रिश्तेदारी की शादी में गिफ्ट देने के लिए एक टक्सीडो मायके से मंगवाना है। टक्सीडो? शादी का गिफ्ट बहू के मायके से? ये कैसी परंपरा है? मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी, मैं बार बार आपसे कुछ न कुछ मांगती रहती हूँ। मुझे खुद भी बहुत बुरा लग रहा है। अरे बेटा, माफ़ी क्यों मांग रही है? तेरा नया नया घर है, सब सहना पड़ता है। हम भिजवा देंगे, चिंता मत कर। हाँ, थैंक यू मम्मी। प्रीति फ़ोन रखती है, लेकिन वो बहुत उदास हो चुकी थी। तभी वाणी पास से गुजरते हुए ये सब सुन लेती है। वो प्रीति के पास जाती है। भाभी, आप मायके से टक्सीडो क्यों मंगवा रही हैं? ये तो बहुत गलत है। वाणी, मैं क्या करूँ? अगर मना कर दूँ तो मम्मी जी को बुरा लगेगा। तो लगने दो बुरा, अपनी बात रखना कोई गलत बात नहीं है। आप बस उन्हें साफ साफ कह दो कि ये मुमकिन नहीं है। नहीं वाणी, मैं नए नए ससुराल में कोई कलेश नहीं चाहती। सबकी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन भाभी, ये खुशी नहीं, शोषण है। आप अपनी जगह पर सही है। मैं समझती हूँ वाणी, लेकिन तुम्हारी मम्मी से मैं कुछ कह नहीं सकती। वाणी चुप हो जाती है। प्रीति मायके से टक्सीडो मंगवाती है और मीरा को दे देती है। वाह बहू, तुमने तो हमारा मान रख लिया। अब शादी में हमारी बड़ी इज्जत होगी। जी मम्मी जी। प्रीति सोचती है कि ये आखिरी बार था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मीरा फिर किसी बहाने से मायके से कुछ मंगवा लेती है। प्रीति, अब की बार रिश्तेदारी में कंबल भेजने, वो तुम्हारे मायके से आ जाए तो। ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? वाणी प्रीति की हालत देखकर सोचती है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मम्मी की ये आदत तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मैं जानती हूँ इसे कैसे संभालना है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, वाणी का रिश्ता तय हो जाता है और देखते ही देखते उसकी शादी भी हो जाती है। वाणी मेरी गुड़िया, तू तो हमेशा हंसती खेलती रहती थी, अब ये घर कितना सुना हो जाएगा। अरे मम्मी, मैं दूर थोड़ी ना जा रही हूँ, रोज़ फ़ोन करूँगी आपको। लेकिन बेटा, ससुराल में खुश रहना, सबकी सुनना और हमारी इज्जत बनाए रखना। वाणी, तुम हमेशा मुझे समझाती थी, अब मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। मैं भी भाभी, लेकिन आपकी हिम्मत देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वाणी की विदाई में सब रोने लगते हैं। मीरा वाणी को गले लगाकर विदा करती है। फिर कुछ दिन बाद मीरा के पास वाणी का फ़ोन आता है। हेलो वाणी, कैसी हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, लेकिन एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, बोलना। मम्मी, यहाँ ससुराल में ना एक परंपरा है। शादी के बाद 2 महीने तक हर हफ्ते बहू के मायके से नए कपड़े आते हैं पूरे परिवार के लिए। क्या? हर हफ्ते? और पूरे परिवार के लिए? यह कौन सी परंपरा है? यही तो रिवाज है मम्मी। अब आप देख लीजिए और ध्यान रखना, कपड़े नए होने चाहिए, किसी और के दिए हुए नहीं। अरे लेकिन इतने कपड़े बनवाने में तो बहुत खर्चा हो जाएगा बेटा। अरे मम्मी, आपको अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल नहीं है क्या? कर दीजिए ना, सब खुश रहेंगे। मीरा मजबूरी में कपड़े भिजवाती है। कुछ दिन बाद वाणी फिर फ़ोन करती है। मम्मी, अगले हफ्ते हमारे यहाँ पूजा है। सासू माँ कह रही थी कि पंडित जी और सारी सामग्री का इंतज़ाम मायके से ही होगा, तो बस जल्दी से करवा दीजिएगा। हाँ वाणी, ये क्या हो रहा है? हर बार कुछ ना कुछ क्यों मंगवा रही हो? अरे मम्मी, ये तो परंपरा है, आप जानती है ना, मैं अपने घर की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अरे लेकिन ये बार बार की मांग तो गलत है ना? गलत? तो फिर आप प्रीति भाभी के मायके से क्यों मंगवाती हैं? जो रिवाज आपका है वही मेरी सास का है। वाणी, तुम मेरी बेटी होकर मुझे ही जवाब दे रही है। मम्मी, मैं तो बस आपको आईना दिखा रही हूँ। तेरी ये हिम्मत! अच्छा सॉरी मम्मी, बस जो कह रही हूँ वो भेज देना। मीरा ठीक है कहकर फ़ोन काट देती है। फिर एक दिन मीरा प्रीति से बात कर रही थी। प्रीति, ज़रा अपने घर से 1 बोरी चावल मंगवा लेना, पूजा के लिए चाहिए होंगे। ठीक है मम्मी, मैं बोल दूंगी। तभी वाणी वहाँ आती है और मीरा को गले लगा लेती है। अरे वाणी, तू आ गई मेरी प्यारी बिटिया, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, आपके लिए गुजिया लेकर आई हूँ,
अरे वाह वाह, चल बैठ, तुझसे कितनी बातें करनी है। वाणी, मीरा और प्रीति बात कर रहे थे कि अचानक वाणी का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाती है। हेलो, हाँ सासू माँ, हाँ सब ठीक है जी। 1 बोरी चावल, 1 बोरी गेहूँ, 1 बोरी आलू और 1 बोरी दाल। हाँ ठीक है, मैं भिजवा दूँगी। फ़ोन रखते ही मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या, एक साथ 4-4 बोरी? ये कैसी औरत है? ऐसा कौन करता है? चल वाणी, तू मेरे साथ चल, अब मैं खुद तेरी सास से बात करूंगी। अब आया ना ससुराल मायके के नीचे। मम्मी रहने दीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। नहीं, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। चल, तुझे लेकर तेरे ससुराल ही चलती हूँ। मीरा वाणी और प्रीति को लेकर वाणी के ससुराल पहुंचती है। वहाँ वाणी की सास चित्रा उनका स्वागत करती है। अरे मीरा जी, आप अचानक यहाँ? आइए बैठिए, चाय मंगवाती हूँ। चित्रा जी, चाय तो रहने ही दीजिए, पहले ये बताइए आपके घर में क्या कुछ नहीं है जो आप हर चीज़ मेरी बेटी से मंगवाती रहती हैं? क्या मैं कुछ मंगवाती हूँ? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे तो फिर ये 4-4 बोरी सामान क्यों मंगवा रही है? आपने मेरे घर को होटल समझ रखा है क्या? मीरा जी, आपसे किसने कहा कि मैंने कुछ मंगवाया है? मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा। वाणी, क्या चल रहा है ये तो कह रही है इन्होंने कुछ नहीं मांगा। मम्मी, ये सब मैंने जानबूझकर किया। मेरी सासू माँ ने कुछ नहीं मंगवाया। मैंने ये सब आपको सबक सिखाने के लिए किया। क्या, सबक सिखाने के लिए? हाँ मम्मी, मैंने देखा कि आप भाभी के मायके से हर छोटी बड़ी चीज़ मंगवाती रहती हैं। भाभी तो सीधी हैं, कुछ कहती नहीं, लेकिन मुझे ये सब देखकर बहुत दुख होता था। मैंने सोचा आपको ये एहसास दिलाऊं कि बार बार मांगने से किसी के घर वालों को कितनी तकलीफ़ होती है। हे भगवान, मैंने तो वो... मम्मी, भाभी कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके घर वालों पर कितना दबाव आता होगा, ये आपने कभी सोचा? चित्रा भी अब मीरा को समझाने लगती है। मीरा जी, वाणी ठीक कह रही है। बहुओं के मायके से कुछ भी मांगना सही नहीं है। बहू के घर वालों को कितनी मुश्किल होती है और इससे रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। प्रीति, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ बहुत गलत किया। अब मैं वादा करती हूँ तुम्हारे मायके से कभी कुछ नहीं मंगवाऊंगी। मम्मी, आपने समझ लिया, बस यही काफ़ी है। मीरा और प्रीति गले लग जाती हैं और हंसते हुए घर लौट आती है। मीरा ने उस दिन के बाद प्रीति के मायके से कुछ भी मांगना बंद कर दिया और इस तरह वाणी ने अपनी माँ को सही रास्ता दिखा दिया।